अनुवांशिकता की पहले हम डेफिनेशन आपको बोल के समझाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षणों का या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत लक्षणों का जाना या स्थानांतरण होना ही अनुवांशिकता कहलाता है। बात समझ रहे हैं? हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित के रितेश भैया। दोस्तों, आप इस वीडियो में आए हैं, ये थोड़ा एंट्री हमने कुछ अलग तरीके से की है, आप समझ रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिससे एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। वह चैप्टर है अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी। इसमें हम जानेंगे कैसे बढ़ती है या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे लक्षणों का या अनुवांशिक लक्षणों का कैसे आदान प्रदान या कैसे स्थानांतरण होता है, ये जानने वाले हैं। साथ ही हम यह जानेंगे जो मेंडल हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सदस्य मान सकते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मान सकते हैं। तो इन्होंने 3 रूल दिए थे और उन्हीं 3 रूल पर यह पूरा चैप्टर बेस है। तो आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आराम से आप उसका आंसर दे पाएं। तो आइए ज्यादा बातचीत ना करके हम अपनी इस प्यारी सी मैराथन बोल सकते हैं वन शॉट क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा हमारे चैप्टर का नाम ही है अनुवांशिकता, तो हम उसके बारे में पहले समझ लेते हैं तो अच्छे से हमें यह चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अनुवांशिकता शब्द ये है, ये किसने दिया सबसे पहले ये जान लीजिए। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ये याद रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये एक वैज्ञानिक थे या बोले तो एक टीचर थे। फिलहाल यदि हम जानेंगे इनके बारे में तो आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आपको समझ आ जाएगा कि ये कौन थे। ठीक, एक वैज्ञानिक बोल सकते हैं, एक टीचर थे। तो इन्होंने ही अनुवांशिकता शब्द दिया था। पूछा भी जाता है कि अनुवांशिकता के पिता कौन कहलाते हैं, तो हम बताएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। अब अनुवांशिकता होता क्या है ये जानिए। अब देखिए, अनुवांशिकता की पहले हम डेफिनेशन आपको बोल के समझाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षणों का या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत लक्षणों का जाना या स्थानांतरण होना ही अनुवांशिकता कहलाता है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर एक पीढ़ी, अब मान लीजिए वो पीढ़ी आपके दादा की है, ठीक है, दादा से आपके पिताजी आए, यहाँ पे पापा लिखते हैं, और पापा से कौन है, हम आए। ये तो दादा के कुछ ऐसे लक्षण रहे होंगे जो पिताजी में आए और पिताजी के कुछ ऐसे लक्षण रहे होंगे जो हम में आए। अब यहाँ पे दादा और दादी तो दोनों होंगे ना, तो दादा और दादी दोनों के लक्षण पिताजी में आएंगे, ये बात याद रखिएगा। और पापा और मम्मी, इन दोनों के लक्षण हमारे अंदर आएंगे। अब हमारी जब शादी हो जाएगी तो जो अगला जो पीढ़ी बनेगी उसमें हमारे और हमारे जो लाइफ पार्टनर होंगे उसके लक्षण यहाँ पर आएंगे। अब वो कौन से लक्षण होंगे, जब ये दोनों मिलेंगे और जब इनका बच्चा होगा तब यहाँ पर पता चलेगा। तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो वंशागत होते हैं और कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो अवंशागत होते हैं। अब वंशागत लक्षण और अवंशागत लक्षण को समझिए। देखिए, वंशागत लक्षण जैसा कि आप समझ ही चुके हैं कि जैसे आपके पिताजी की नाक थोड़ी छोटी है तो आपकी नाक भी छोटी हो सकती है, या आपकी मम्मी के जो कान हैं तो थोड़े छोटे हैं तो आपके भी कान छोटे हो सकते हैं, या आपके जो पिताजी हैं उनके गाल पर कोई एक तिल है, काला तिल जानते हैं ना, तो वो है, तो हो सकता है आपके हो। तो ये वाले जो लक्षण हैं इनको बोलते हैं कौन से लक्षण, वंशागत लक्षण। या अंदर कोई भी ऐसा एक जेनेटिक लक्षण हो सकता है जो आपके माता पिता में रहा होगा, अब वो कहीं ना कहीं आप में आ चुका है। ठीक, अब यहाँ पर हम इसी चीजों की या इन्हीं लक्षणों का आदान प्रदान स्थानांतरण कैसे होता है इस पूरे चैप्टर में समझ लेंगे। ठीक है, वंशागत लक्षण लाइक यहाँ पे ये जो बताया कान का छोटा होना, ये सब मतलब कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों से मिलते रहते हैं, हर कोई जानता है। अब यहाँ पर अवंशागत लक्षण कौन कौन से होते हैं। अवंशागत लक्षण जैसे मान लीजिए कि कोई एक पहलवान है, तो इनका यदि कोई बच्चा होगा
या कोई बेबी होगा तो उनमें इनकी बॉडी है अच्छी खासी, तो जो बेबी होगा क्या उसकी बॉडी अच्छी खासी होगी? ये तो उस पर डिपेंड करता है, जब उसकी खिलाई पिलाई अच्छे से होगी तब। लेकिन डायरेक्ट यदि ये अगर पहलवान है तो डायरेक्ट यदि हम सोचे कि इनका बच्चा जो होगा वो पहलवान ही पैदा होगा तो ऐसा नहीं है, ठीक। और इनकी यदि हाइट हम देखें तो इनकी हाइट है 6 फीट, लगभग 6 फीट या 5 फीट मान लेते हैं, तो 5 फीट है तो क्या जरूरी है क्या बच्चा 5 फीट का होता है या 6 फीट का होता है? नहीं होता है। जब पैदा होता है तब ऐसा तो नहीं होता। बात समझ रहे हैं? तो ये वाले लक्षण हो जाएंगे अवंशागत लक्षण। वंशागत लक्षण और अवंशागत लक्षण में अंतर यदि आप समझ चुके हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को फटाक से। हाँ, तो आइए आगे जो हमारे टॉपिक हैं उनको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने वंशागत और अवंशागत लक्षण के बारे में समझा दिया है, आपको समझ भी आया होगा। अब हम बात करेंगे जो विषम युग्मकी और समयुग्मकी, या हम बोले शुद्ध अशुद्ध, इनके बारे में समझिए। ये यदि आप समझ लेंगे तो मेंडल के जो 3 नियम है वो समझ आ जाएंगे, और मतलब इस चैप्टर के कुछ टर्म हैं वो समझिए तो आपको अच्छे से चैप्टर ही समझ आ जाएगा। तो पहले हम समझते हैं प्रभावी क्या होता है। पहले हम समझते हैं समयुग्मकी और विषम युग्मकी। समयुग्मकी लक्षण और विषम युग्मकी लक्षण। अब देखिए, सम का मतलब ही है समान और विषम का मतलब है असमान। तो समयुग्मकी, अब युग्मक पेयर में होता है, ये याद रखिएगा। जैसे हमारे अंदर कौन सा युग्मक होता है XY, और मादाओं में कौन सा युग्मक होता है XX, ये होते हैं नर युग्मक, ठीक है। मतलब कि जनन ये युग्मक होते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर इसी तरीके से जैसे ये पेयर में है, ये पेयर में है, तो उसी तरीके से इसमें भी कोई ना कोई पेयर होगा, ठीक। अब यहाँ पर XY हम मान लेते हैं XX है, तो XX होगा तो ये वाला हमारा समयुग्मकी में आएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं लंबा पौधा और बौना पौधा, तो यहाँ पे अभी नहीं समझ आएगा, लेकिन आप समझिए एक T होता है और एक कैपिटल T होता है। एक को हम कैपिटल T दिखाते हैं और एक को भी कैपिटल T ही से दिखाते हैं। अब देखिए, ये कैपिटल T और ये कैपिटल T, क्या ये कैपिटल T दोनों इक्वल हैं, मतलब समान है, तो इसको हम बोल देंगे ये एक युग्मक है। एक युग्मक पेयर में होता है, ये हमारे पेयर में युग्मक है, और ये यहाँ पे समयुग्मकी है। यानी हम इसको शुद्ध बोल सकते हैं कि इनमें कोई भी मिलावट नहीं है। अब विषम युग्मकी क्या है? एक कैपिटल T हो जाए, एक स्मॉल t हो जाए, तो ये हमारे हो जाएगा विषम युग्मकी, यानी ये हो जाएगा अशुद्ध। इसमें कुछ ना कुछ मिलावट है, और मिलावट क्या है? या स्मॉल t है, या तो ये भी हो सकता है, ठीक। अब यहाँ तो आशा करते हैं आपको आनुवांशिकता शब्द का अर्थ अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब देखिए, आनुवांशिकता चैप्टर में मेंडल जी का नाम आया है, और इन्हीं मेंडल जी के नाम पर पूरा चैप्टर आधारित है। तो मेंडल जी, जैसे कि आपको बता ही दिया कि इस शब्द को किसने दिया? ग्रेगर जॉन मेंडल। अब देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ये आपको पता है। अब इन मेंडल ने ऐसा क्या किया कि इन्होंने इस शब्द की खोज कर दी, या बोल सकते हैं इनके पिता बन चुके हैं। तो इन्होंने ऐसा क्या किया ये समझिए। देखिए, इन्होंने मेंडल जी ने एक ऐसा पौधा लिया जिस पर इन्होंने अपने 7 प्रयोग किए, या अपने प्रयोग किए बोल सकते हैं, और उन्हीं प्रयोगों के आधार पर, उन्हीं प्रयोगों का निरीक्षण करके इन्होंने 3 नियम दिए, जिन्हें हम मेंडल के 3 नियम के नाम से जानते हैं, और वो 3 नियम हम आपको समझाएंगे इसी वीडियो में। देखिए, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि मेंडल जी ने ऐसे कौन सा पौधा लिया, कि ऐसे कौन से पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। तो मेंडल जी ने मटर का पौधा चुना। अब ये मटर यानी पी, जानते हैं मटर, और मटर का वैज्ञानिक नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जो होता है पाइसम सटाइवम। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पाइसम सटाइवम, ठीक है, और इनको हम अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक, ये आपने पढ़ा होगा।
अब मटर का जब वैज्ञानिक नाम आपने पता कर लिया, मतलब मटर के बारे में हमको जानकारी लेनी है। अब मेंडल जी ने मटर का ही पौधा क्यों चुना, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। मटर का पौधा चुना ये तो पता है, लेकिन क्यों चुना ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो इसका आंसर इस वीडियो में मिलेगा, आपको देखना पड़ेगा। देखिए इसका आंसर मेंडल जी ने बताया, मतलब एक क्वेश्चन ही आता है हमारे अंदर कि मेंडल जी ने मटर का ही पौधा क्यों चुना और अदर पौधे क्यों नहीं चुने, टमाटर का, भिंडी का या मिर्ची का या किसी भी जीव को क्यों नहीं चुना अपने प्रयोग के लिए। तो यहाँ पर कारण रहे होंगे ना, तो उन्हीं कारणों को जानते हैं। देखिए मटर का पौधा इन्होंने इसलिए चुना कि क्योंकि मटर का पौधा होता है वार्षिक। कैसा होता है, वार्षिक होता है। अब वार्षिक का मतलब क्या है, मतलब कि एक साल में मटर को हम केवल एक बार उगा सकते हैं। ठीक, तो मतलब क्या है, वार्षिक। समझ रहे हैं बात को, ठीक है, ये वार्षिक होता है, मतलब आसानी से समय इसमें कम लगेगा। और यदि मान लीजिए यहाँ पे मटर का पौधा ना चुन के कि ये इंसानों पर प्रयोग करते होते, तो ये एक बार प्रयोग कर देते तो अगली पीढ़ी आने का इंतजार करते, जो इंसान लगभग 12 से 13 साल या मतलब लगभग 30 से 40 साल बाद आती है लगभग अब के टाइम पर। तो 30 से 40 साल ये इंतजार करते कि अगली पीढ़ी आएगी। लेकिन यहाँ पे मटर का पौधा इसलिए चुना, और क्योंकि इसमें वार्षिक होता है, ये मटर का पौधा वार्षिक यानी एक साल में होने वाला है। और मेन कारण भी और बताते हैं, ये स्वपरागण कर सकता था, स्वपरागण। अब स्वपरागण क्या है, परागण क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये हम पुष्प वाले चैप्टर में समझा चुके हैं, जो आप वीडियो देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा है, आप उसको देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी यहाँ पे कैसा परागण होता है, परागण क्या होता है उसमें समझा रखा है। अब स्वपरागण यानी मटर के पौधों में ही मादा जनन अंग और नर जनन अंग होता है। पादप का मादा जनन अंग और नर जनन अंग होता है। तो यहाँ पर उसमें से जो नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं आपस में मिल जाते हैं, स्वपरागण खुद कर लेते हैं। ये बात समझ गए हैं। और ये उभयलिंगी होता है। अब उभयलिंगी का मतलब क्या है, मतलब यही है कि इसमें नर भी पाया जाएगा, नर और मादा दोनों पाई जाएगी, ठीक है। और इसका एक मेन कारण, सबसे मेन कारण मटर का पौधा चुनने का, ये वाला एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा है, इसमें 7 लक्षण देखे मेंडल जी ने इस पादप में। 7 ऐसे लक्षण देखे जिनको मेंडल जी ने अधिक, मतलब कोई अन्य पादपों में नहीं देखे थे। मेंडल जी ने 7 ऐसे लक्षणों का निरीक्षण किया या देखा, किस पादप में, केवल और केवल मटर के पादप में, और किसी पादप में नहीं देखा। यह सबसे बड़ा कारण है मेंडल जी के मटर का पौधा चुनने का। बात समझ गए। चलिए अब यहाँ पे मेंडल जी के मटर के पादप चुनने की बात को हमने समझ ली है, क्यों चुना, ठीक है। अब देखिए मेंडल जी के ने जो 7 लक्षण देखे थे वे कौन कौन से लक्षण थे, यदि आप उन्हें समझ लेते हैं तो आप चैप्टर आराम से समझ पाएंगे और उनके तीनों नियम भी समझ पाएंगे। कुछ टर्म्स होंगे वो हम आपको समझाएंगे, फिर उसके बाद तीनों नियम समझाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। या नियम के साथ ही हम आपको टर्म्स समझाते रहेंगे, क्योंकि साथ ही साथ जब बताएंगे तो आपको क्लियर होता रहेगा। बात समझ रहे हैं ना मेरी? ओके, वीडियो एंड तक देखिएगा। हाँ, लाइक कर दीजिए यदि समझ आ रही है वीडियो तो। चलिए तो आइए देखते हैं कौन कौन से 7 लक्षण थे जिन्हें देख करके मेंडल जी ने इस पादप का चुनाव किया। तो देखिए जो मेंडल ने 7 लक्षण देखे थे वे कौन कौन से लक्षण थे, ये आपके सामने हमने लिख दिए हैं, इनको समझिए। देखिए पहला लक्षण था बीज की आकृति। अब यहाँ पर ये जो हमने पहले यही समझ लीजिए पहले कि जो प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है। प्रभावी जिसका प्रभाव अधिक हो, अप्रभावी जिसका प्रभाव कम हो। यदि ये दोनों मिलेंगे तो प्रभाव किसका होगा, अप्रभावी का या अप्रभावी का? तो प्रभावी का होगा। अब एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि आपके पास ब्लैक कलर है, ठीक, कलर आप मिक्स करते हैं ना तो ब्लैक कलर है, और अदर कोई कलर है, तो आप ब्लैक कलर में यदि कोई रंग मिलाते हैं तो
वह जब मिलाते हैं तो रिजल्ट फाइनल क्या होता है, वो ब्लैक ही होता है। मतलब क्या है कि यदि हम ब्लैक कलर में व्हाइट कलर मिला रहे हैं तो व्हाइट दब जाता है, लेकिन जो ब्लैक वाला है वो प्रेजेंट होता है, हमें दिखाई देता है। ठीक, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही लक्षण हैं कि इनमें से दोनों यदि मिलेंगे तो प्रभावी वाला लक्षण ही हमें प्रदर्शित होगा, अप्रभावी वाला लक्षण इनमें मिलेगा तो, लेकिन प्रदर्शित नहीं हो पाएगा, अपने आप को उठा के हमें दिखा नहीं पाएगा। मतलब यहाँ पे समझ लीजिए कि मान लीजिए छोटा है और ये बड़ा है, ठीक, और ये दोनों यदि मिलते हैं तो छोटा वाला छिप जाएगा, बड़ा वाला आपको दिख रहा होगा, लेकिन छोटा वाला छिपा हुआ है, यदि ये बड़ा वाला हट जाएगा तो छोटा वाला आपके सामने आ जाएगा ना। तो यही है, ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। तो इस तरीके से आप समझिए, ठीक, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण तो आप समझ चुके हैं। तो पहला यहाँ पे लक्षण क्या है, बीज की आकृति। बीज की आकृति इन्होंने देखी प्रभावी में गोल और अप्रभावी में देखा झुर्रीदार, मतलब गोल भी दिखी और झुर्रीदार भी दिखी। बीज पत्रों का रंग पीला दिखा, हरा दिखा। बीज चोल का रंग लाल सफेद। फली की आकृति फूली और पिचकी, फली का रंग हरा और पीला। पुष्प की स्थिति कच्छद और अग्रस्थ। कच्छद का मतलब है नीचे साइड और अग्रस्थ का मतलब है ऊपर साइड। तने की लंबाई लंबा और बौना। अब यहाँ पर हमने मतलब जो मेंडल है उन्होंने जो 3 नियम दिए वो इन्हीं लक्षणों को मिला करके दिए। जो ये पहला लक्षण है, जो लास्ट वाला लक्षण है, इसको यहाँ पे मेंडल ने पहला नियम जो दिया प्रभाविता का नियम, उसमें मेंडल जी ने इस लक्षण का प्रयोग किया था और इसको हम कैपिटल टी और स्मॉल टी से दर्शाते हैं, ये समझिएगा। तो ये जान लिया लंबा और बौना, ठीक है। अब दूसरा जो लक्षण था वो गोल और झुर्रीदार था। तीसरा लक्षण था पीला और हरा। तो अब हम इनको प्रदर्शित कैसे करेंगे ये जानिए। देखिए जो गोल है इसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे और जो झुर्रीदार है इसको हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे और जो पीला है इसको कैपिटल वाई से प्रदर्शित करेंगे और जो हरा है इसको स्मॉल वाई से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, बात समझ चुके हैं। बहुत ही प्यारी बात समझाई हमने आपको, यहाँ से आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक। तो आइए हम आगे देखिए, हमने यहाँ पे वो जो लक्षण हमने निकाले थे उन 7 लक्षणों में से इन्हीं लक्षणों के आधार पर उन्होंने 3 नियम दिए थे। किन्होंने? मेंडल जी ने। देखिए पहला लक्षण है लंबा। अब लंबा को हम कैपिटल टी से दिखाएंगे और बौने को हम स्मॉल टी से दिखाएंगे। लंबापन जो है ये इसका प्रभावी लक्षण है और जो बौनापन है इसका अप्रभावी लक्षण है। अब देखकर ही समझ पा रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक बात समझिएगा, जो लंबापन है ये इसका प्रभावी लक्षण है और बौनापन यहाँ पे अप्रभावी लक्षण है। अब गोल को हम दिखाएंगे कैपिटल आर से और झुर्रीदार को दिखाएंगे स्मॉल आर से। अब गोल यहाँ पर इसका प्रभावी लक्षण है और जो झुर्रीदार है इसका अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, ओके, समझ चुके हैं। और तीसरा है पीला और हरा, ये विपरीत होते हैं, ठीक, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। पीले को हम कैपिटल वाई से दिखाएंगे और हरे को हम स्मॉल वाई से दिखाएंगे। जो पीला है ये इसका प्रभावी लक्षण है और जो हरा है ये इसका अप्रभावी लक्षण है। अब यहाँ पे आप एक बात और जान लीजिए, बहुत ही सिंपल है, क्या जितने भी स्मॉल लेटर हैं वो हमारे अप्रभावी दिख रहे हैं और जितने भी कैपिटल लेटर हैं वे हमारे प्रभावी लक्षण दिख रहे हैं। तो आप एक बात सिंपल याद रखिए, जितने भी हमारे स्मॉल लेटर्स आएंगे वो अप्रभावी लक्षण दर्शाएंगे और जितने भी हमारे प्रभावी लक्षण दर्शाएंगे वे हमारे कैपिटल लेटर्स होंगे अंग्रेजी के। ठीक, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से हमने लंबा को दिखाया टी और अंग्रेजी के स्मॉल लेटर स्मॉल टी से बौनेपन को, मतलब ये समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट। इतनी बात आप समझ चुके हैं तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए मेंडल के नियम। मेंडल ने 3 नियम ही दिए थे केवल। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपविभजन का नियम। तो आइए अब हम देखते हैं जो पहला नियम है प्रभाविता का नियम, इसको समझते हैं और डिटेल में हम समझाएंगे। आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनते हैं।
2025 बोर्ड एग्जाम के लिए तीनों नियम महत्वपूर्ण हैं, बात को नोट कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले नियम, प्रभाविता का नियम। तो देखिए, जो प्रभाविता का नियम है यह एक संकरण क्रॉस पर आधारित है। अब बोलेंगे एक संकरण क्रॉस क्या होता है? हाँ, जान रहे हैं आप, नहीं सुने हैं शब्द, अभी तो सुन रहे हैं, तो समझिए ना, हम बताएंगे ना क्या होता है एक संकरण क्रॉस। देखिए, एक संकरण क्रॉस, एक संकरण क्रॉस का मतलब है कि जो लक्षण हमने दिखाए थे ना, मेंडल जी ने 7 जोड़ी लक्षण, तो वहां से हम केवल एक जोड़ी ही विपरीत लक्षणों का अध्ययन करेंगे और उन्हीं लक्षणों के आधार पर हम इस नियम को डिफाइन करेंगे। तो एक जोड़ी विपरीत लक्षण कौन सा वाला लक्षण होगा? यहाँ पे मतलब एक संकरण क्रॉस का ही मतलब है कि एक जोड़ी विपरीत आनुवंशिक लक्षणों का क्रॉस बनाना। तो इसका मतलब क्या है? एक संकरण क्रॉस का मतलब एक जोड़ी विपरीत आनुवंशिक लक्षणों का क्रॉस कराना। जो आनुवंशिक लक्षण है ये तो आप समझ चुके हैं, जो 7 जोड़ी लिखे थे वही है। तो एक जोड़ी वहां से लेंगे और उनके बीच हम क्रॉस कराएंगे। क्रॉस का मतलब है, अभी जान जाएंगे क्रॉस का मतलब क्या है, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं वो कौन सा लक्षण था जिसमें से हमने ये प्रभाविता का नियम दिया। जो एक जोड़ी विपरीत लक्षण है वह लक्षण कौन सा था? आपने 7वां नंबर जो लक्षण पढ़ा होगा, कौन सा था? लंबा पादप, लंबा पौधा और बौना पौधा। देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, लंबा पौधा और बौना पौधा। अब ये शुद्ध होंगे, समयुग्मकी होंगे या विषमयुग्मकी होंगे? बताइए। अब आप सोच रहे होंगे समयुग्मकी और विषमयुग्मकी क्या होता है, हमने बताया है, आप देखते हैं, ठीक है। शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा ये जानिए। अच्छा, शुद्ध कब होता है? जब एक ही कैपिटल लेटर मिले तब शुद्ध होगा, कोई सा भी कैपिटल लेटर हो सकता है। और अशुद्ध कब होगा? जब एक कैपिटल लेटर मिल जाए और एक स्मॉल लेटर मिल जाए तब अशुद्ध हो जाएगा। ये हो जाएगा शुद्ध और ये हो जाएगा अशुद्ध, सिंपल सा टर्म है। अब यहाँ पे शुद्ध लंबा पौधा लेंगे और शुद्ध ही बौना पौधा लेंगे, मतलब यहाँ पे आप शुद्ध लगा लीजिए, ये बात याद रखिए। तो यहाँ पे आपने शुद्ध लगा लिया। अब देखिए, शुद्ध लंबा पौधा, लंबे पौधे को हमने दिखाया था कैपिटल टी से और स्मॉल टी से हम दिखाएंगे बौने पौधे को। अब यहाँ पे युग्मक बनाने हैं, समयुग्मकी और विषमयुग्मकी। मतलब शुद्ध तब हम जानेंगे जब यहाँ पे इसका जोड़ा होगा, यानी जोड़ी होगा। बात ये किया था कि एक जोड़ी विपरीत लक्षण, तो एक जोड़ी ये है और इसका विपरीत लक्षण ये है, तो एक जोड़ी विपरीत लक्षण। बात समझ चुके हैं। अब ये है, ये क्या है? इसकी जनक F1 पीढ़ी है, मतलब इसके जनक है। अब देखिए, हम क्रॉस कराएंगे, ध्यान से देखिए। अब इसको हम नाम देंगे F1 पीढ़ी। अब यहां से हम निकालेंगे युग्मक। इससे यदि हम निकालेंगे तो 2 युग्मक निकलेंगे, एक आएगा कैपिटल टी, एक आएगा कैपिटल टी। और यहां से फिर से यदि हम निकालेंगे युग्मक, एक आएगा स्मॉल टी और एक आएगा फिर से स्मॉल टी। अब यहाँ पे हम क्या कराने जा रहे हैं? क्रॉस कराने जा रहे हैं। तो इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस करा दिया और इसी कैपिटल टी का हम इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस करा दिए। अब इस कैपिटल टी का हमने इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस करा दिया और इस कैपिटल टी का हमने इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस करा दिया। अब देखिए, इस कैपिटल टी को हमने इस कैपिटल टी के साथ मिलाया, तो मिला क्या? एक कैपिटल टी ये और एक स्मॉल टी ये, ठीक है। और एक ये कैपिटल टी और एक, चलिए यहाँ पे फिर से बनाते हैं, गोच पोच हो गया, आपको समझ नहीं आएगा, बनाते जाएंगे और क्रॉस कराते जाएंगे और साथ ही में लिखते भी जाएंगे। देखिए, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, इनके बीच हमने ये क्रॉस करा दिया, तो हमको क्या रिजल्ट मिला? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये कैपिटल टी और ये वाला स्मॉल टी हमने इसके बीच क्रॉस करा दिए, तो हमको फिर से यही मिला। और ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, इसके बीच क्रॉस कराने पर हमको कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला।
अब ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी के बीच हमने क्रॉस कराया तो हमको ये मिला। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और यदि आपको ये कठिन लग रहा है तो आप इस तरीके से लिखेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप बनाएंगे डिब्बा और इधर लिखेंगे कैपिटल टी, इसको हटा देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। अब कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। तो 4 ये लक्षण मिले और 4 ये लक्षण मिले। अब यहाँ पे आपको ये पहचानना है कि ये कौन से लक्षण हमको प्राप्त हुए हैं। तो इस नियम में यही जानना है कि कौन से हमको लक्षण प्राप्त हुए। ये टी है, कैपिटल है, इसलिए हमको पता है कि ये हमें प्रभावी लक्षण दर्शाता है। ये टी स्मॉल है, ये हमको बताता है कि अप्रभावी लक्षण है। इसी तरीके सब में है, ठीक। तो यहाँ पर ये समझ चुके हैं कि इतने हमको लक्षण या इतने हमको ये क्या मिलेंगे, संतति मिलेंगी। संतति ही तो है, ठीक है। F1 पीढ़ी में हमको ये वाली संतति मिलती है, ठीक। अब ये वाली, अब इनका हम नाम कैसे करेंगे? देखिए ये क्या है, ये अगर हम दोनों को देखें तो ये विषम युग्मकी है। विषम युग्मकी का मतलब एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, अर्थात ये अशुद्ध है। और ये ही क्या, यहाँ पर जो 4 हमको संततियां मिली हैं, ये सारी यही इसी तरीके से हैं। तो एक ये कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, प्रभावी है और अप्रभावी है। तो किसका अधिक निकलेगा, किसका मतलब लक्षण प्रदर्शित हो पाएगा? तो प्रभावी लक्षण का जो यहाँ पे प्रदर्शित हो पाएगा लक्षण, तो यहाँ पे ये प्रभावी है। प्रभावी कौन सा है? कैपिटल टी है। तो कैपिटल टी क्या था? लंबा पौधा। तो यहाँ पे ये शुद्ध नहीं है, यहाँ पे ये अशुद्ध है। अशुद्ध के साथ ये कैपिटल टी हमने बताया कि ये कैपिटल टी हमने क्या माना था? लंबा पौधा। तो अशुद्ध लंबे पौधे। प्रथम नियम में यही बताया गया है, प्रभाविता के नियम में यही बताया गया है कि जो शुद्ध पौधा होता है उसका प्रभाव अशुद्ध पौधे से ज्यादा होता है। अर्थात कैपिटल टी ही प्रदर्शित कर पाएगा अपने लक्षण को, स्मॉल टी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैपिटल टी ही प्रभावी लक्षण है और स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण है। तो यहाँ पर अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होंगे? 4 प्राप्त होंगे। इस तरीके से आपको ये याद रखना होगा और आराम से, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एक बार रिवीजन कराते हैं। देखिए प्रभाविता के नियम में मेंडल जी ने क्या बताया? प्रभाविता का नियम एक संकरण क्रॉस पर आधारित है। एक संकरण क्रॉस क्या होता है? एक संकरण क्रॉस का अर्थ है कि एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को के बीच हम क्रॉस कराएंगे। तो एक जोड़ी विपरीत लक्षण ये हो जाएंगे शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बौना पौधा। अब यहाँ पे ये लंबे पौधे को हमने कैपिटल टी और कैपिटल टी से दर्शाया, बौने पौधे को हमने स्मॉल टी और स्मॉल टी से दर्शाया है, और ये हमारे जनक हो जाएंगे। अब इनसे 2 युग्मक निकलेंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी और एक स्मॉल टी। अब यहाँ पे हम इनके बीच क्रॉस कराएंगे। तो क्रॉस कराएंगे पहले कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। इस तरीके से कराएंगे तो हमको ये वाले जो संततियां मिलेंगी, ये संतति मिल जाएंगी। अब यहाँ पे कैपिटल टी है, ये हमको बता रहा है कि ये लंबा पौधा है, और पहले हम इनको देखेंगे दोनों को। तो ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो अर्थात ये शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, तो हमने अशुद्ध लिखा। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी में कौन जीतेगा? कैपिटल टी जीतेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी ही प्रभावी लक्षण है, स्मॉल टी प्रभावी नहीं है, अप्रभावी है। तो इसलिए कैपिटल टी जीतता है। तभी यहाँ पे अशुद्ध लंबे पौधे, यानी कैपिटल टी के ऊपर क्या लिखा है? लंबा पौधा। स्मॉल टी जीतता तो शुद्ध बौना पौधा या अशुद्ध बौना पौधा लिखते, लेकिन कैपिटल टी के आया है, इस वजह से हम यहाँ पे लंबा पौधा लिखे हैं। ठीक, दोबारा हमने रिवीजन भी करा दिया है। आशा करते हैं आपको अच्छे तरीके से यह नियम समझ आया होगा। ठीक है, पूरी जी जान लगा के हमने आपको समझाया है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं अशुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे। तो सीधे बात कुछ भी नहीं है, अशुद्ध लंबे पौधे हमको सब एक F1 पीढ़ी में यहाँ पे बात यह आएगी कि F1 पीढ़ी में सभी संततियां, ये सभी पौधे अशुद्ध पौधे प्राप्त होते हैं, या सभी संततियां अशुद्ध पौधे प्राप्त होती हैं। इस नियम में भी मतलब यहाँ पे प्रभाविता का नियम इसलिए नाम ही पड़ा है कि यहाँ पे प्रभावी लक्षण ज्यादा प्रदर्शित हो रहा है, बस इसलिए हमने इस नियम को प्रभाविता का नियम नाम दिया है। बात समझ गए? प्रभाविता का नियम समझ गए ना? समझ चुके हैं? लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, हाँ लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताते भी रहिए कि कैसी लग रही है क्लास आपको। ठीक, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड नियम, जिसका नाम है
क्या? पृथक्करण का नियम। तो देखिए, अब हम बात करने वाले हैं पृथक्करण के नियम की। देखिए, पृथक्करण का नियम जैसा कि अभी आपने पढ़ा, कौन सा नियम? प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता के नियम ने आपने एक बात पढ़ी, F1 पीढ़ी में जो हमें लक्षण या संतति मिले थे वे सारे एक ही प्रकार के थे। कौन से थे? अशुद्ध लंबे पौधे हमें प्राप्त हुए थे। तो हम पृथक्करण के नियम में एक संकरण क्रॉस कराएंगे, किन के बीच कराएंगे? तो जो F1 पीढ़ी में संतति प्राप्त हुई है उनमें हम किसी एक संतति को नर संतति और किसी एक संतति को मादा संतति मान करके यहाँ पर हम उनके बीच क्या कराने वाले हैं? संकरण कराने वाले हैं। और फिर हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट मिलता है कि मतलब F1 पीढ़ी से जो आपस में संकरण करते हैं तो उसके बाद जो F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति जो होगी, F2 पीढ़ी जो होगी, उसमें जो संततियां होंगी वो किस टाइप की होंगी, ये हम यहाँ पर पता करेंगे। और ये बात किसने बताई थी? मेंडल बाबा ने बताई थी। तो आइए ज्यादा देर न करके हम इसको भी फटाफट से खत्म करते हैं। तो पहले हम यही बात कर लेते हैं कि पृथक्करण का नियम होता क्या है। ठीक है, F1 पीढ़ी लिखते हैं, चलिए। F1 पीढ़ी के दो लक्षण या दो संततियों के मध्य एक संकरण क्रॉस कराने पर, तो F1 पीढ़ी के दो संततियों के मध्य एक संकरण क्रॉस कराने पर जो हमें फल मिलेगा, जो हमें रिजल्ट मिलेगा, वो हमारा पृथक्करण का नियम में होगा। तो देखिए, जो F1 पीढ़ी के जो संतति हमें प्राप्त हुई थी वो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी प्राप्त हुआ था। कैपिटल टी का मतलब क्या है? ये होता है प्रभावी लक्षण होता है, प्रभावी लक्षण होता है जो अपना प्रभाव प्रकट कर पाता है। और ये होता है अप्रभावी वह होता है जो अपना लक्षण नहीं प्रकट कर पाता है। अब देखिए, एक प्रभावी है, एक अप्रभावी है। अगर ये दोनों अप्रभावी होते तो इसको हम शुद्ध बोल देते, अगर ये दोनों प्रभावी होते तो इसको हम शुद्ध बोल देते। लेकिन यहाँ पर एक प्रभावी है, दूसरा अप्रभावी है, इसके चक्कर में हम इसको अशुद्ध बोल देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अशुद्ध। अब देखिए, जो कैपिटल टी है हमने इसको माना है लंबा पादप। अब ये जो स्मॉल टी है ये है हमारा बौना पादप। अब यहाँ पर आप एक बात समझ पा रहे होंगे कि प्रभावी कौन सा है? लंबा पादप। अप्रभावी कौन सा है? बौना पादप। तो यहाँ पे प्रभावी गुण अपने आप को प्रकट कर पाएगा, ना कि अप्रभावी। तो प्रभावी यहाँ पे कौन है? लंबा वाला। तो लंबापन यहाँ पे प्रकट होगा, झलकेगा कि हाँ ये जो पौधा, ये जो संतति है ये लंबा पौधा होगा। और कैसा होगा? अशुद्ध होगा। मतलब जो अशुद्ध लंबा हमें पौधा प्राप्त होगा। बस बात हमने ये पिछले नियम में भी बताई थी, समझाया था, यहाँ पर और अच्छे से समझा दिया। ठीक है, दोबारा से समझा दिया। अब हम इसी को लेंगे और इसी में से हम एक को नर मान लेंगे और एक को मादा मान करके उनके बीच हम एक संकरण क्रॉस कराएंगे। तो देखिए, F1 पीढ़ी, अब ये वाली जो पीढ़ी होगी इसको हम मानेंगे जनक पीढ़ी। फिर जनक ये हो जाएंगे इसके लिए जनक। जनक का मतलब समझते हैं ना? जो जन्म देंगे, मतलब जिनके बीच हम क्रॉस कराने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए F1 पीढ़ी में एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, मतलब चार मिले थे और चारों यही मिले थे। अब हम इनसे युग्मक प्राप्त करेंगे। ये नर मान लेते हैं और इसको हम मादा मान लेते हैं। अब देखिए, यहां से यदि हम युग्मक प्राप्त करेंगे तो दो युग्मक आएंगे, एक कैपिटल टी आएगा और एक स्मॉल टी आएगा। अब यहां से भी दो आएगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब हम इनके बीच एक संकरण क्रॉस कराएंगे। देखिए, कैपिटल टी से कैपिटल टी में कराने पर हमें कैपिटल टी और कैपिटल टी प्राप्त होता है।
कैपिटल टी से स्मॉल टी में कराने पर हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होता है। स्मॉल टी और कैपिटल टी से कराने पर हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होता है। स्मॉल टी और स्मॉल टी से कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? स्मॉल टी और स्मॉल टी प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर जो संरचनाएं प्राप्त हुई हैं, इनके लक्षण चेंज हो चुके हैं, बदल चुके हैं। जो प्रभाविता के नियम में संततियां मिली थी, उनसे यहाँ पर लक्षण चेंज नजर आ रहे हैं। अब हम इनको थोड़ा रिकॉग्नाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं कि जो हमें F2 पीढ़ी में लक्षण या संततियां मिली हैं, वे कैसी मिली हैं। तो यहाँ पर आप खुद देख पा रहे हैं, कैपिटल टी हमने प्रभावी लक्षण माना था और लंबा माना था, तो ये भी प्रभावी है, ये भी प्रभावी है। प्रभावी जब मिलेंगे तो शुद्ध बन जाएगा, ये शुद्ध हो गया। अब ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, मतलब प्रभावीपन ही लंबा है, तो शुद्ध लंबा यहाँ पे पौधा मिल जाएगा। ये संततियां मिली है, ठीक, ये याद रखिएगा। अब ये हमारी जो होगी F2 पीढ़ी प्राप्त होगी, ये F2 पीढ़ी के संतति हैं। अब ये देखिए, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। कैपिटल टी है प्रभावी लक्षण, स्मॉल टी है अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण जहाँ पे मिलते हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं, यानी विशुद्ध विषम युग्मकी हो जाते हैं। तो ये मिलकर के अशुद्ध बना देंगे। तो अशुद्ध लिखिए, साथ में बनाते चलिए और समझते चलिए, अशुद्ध। अब ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है, तो यहाँ पर भी प्रभावी के साथ में अप्रभावी आ जाएगा। तो प्रभावी के लक्षण अधिक प्रकट होगा, ना कि अप्रभावी का होगा, लेकिन कम होगा, अप्रभावी के तुलना में नहीं हो पाएगा। मतलब कि आपको हमने एक एग्जांपल दिया था कि व्हाइट कलर और ब्लैक कलर को मिलाइए तो आपको ब्लैक कलर ज्यादा प्रकट होकर दिखाई देता है। मतलब यहाँ पे जो ब्लैक कलर है वो प्रभावी लक्षण है और जो व्हाइट कलर है वो अप्रभावी लक्षण है, बताया था ना। हाँ, तो वही है। तो यहाँ पे ये हमें प्राप्त हो जाएगा अशुद्ध लिखाइए और लंबापन यहाँ पे प्रभावी है, इसलिए यहाँ पे अशुद्ध लंबा पौधा। और ये भी उसी तरीके से हो जाएगा, अशुद्ध लंबा। अब ये स्मॉल टी का मतलब क्या है? अप्रभावी, और ये भी हमारा अप्रभावी है। जहां पर अप्रभावी और अप्रभावी मिल जाए वे हमारे शुद्ध बनते हैं। मतलब यहाँ पे एक बात फिर से समझिएगा, जहां पे प्रभावी मिलेंगे वे हमारे शुद्ध बनेंगे, और जहां पे अप्रभावी मिलेंगे वे हमारे शुद्ध बनेंगे। और यदि प्रभावी अप्रभावी मिल जाएंगे तो अशुद्ध बन जाएंगे। ठीक है, बस बात खत्म। अब ये प्रभावी है, ये भी अप्रभावी है, तो ये बन जाएगा शुद्ध। दोनों ही एक ही टाइप के हैं, ये हमारे समयुग्मकी बन गए। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि ये हमारा छोटा या बौनापन का लक्षण है, ये भी बौनापन का लक्षण है, और दोनों ही यहाँ पे कैसे हैं? दोनों ही हमारे अप्रभावी लक्षण है। तो अप्रभावी से मिले या अप्रभावी से मिलेगा तो कोई ना कोई एक लक्षण दिखेगा ही, तो दोनों ही अप्रभावी है तो अप्रभावीपन ही तो दिखेगा। तो यहाँ पे शुद्ध बौना पौधा हमें मिल जाएगा। अब देखिए जो हमें रिजल्ट मिला है वे कैसा मिला है, रिकॉग्नाइज हमने कर लिया है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या हमें मिला है। तो F2 पीढ़ी की जो संतति है उसमें से एक हमें शुद्ध लंबा पादप मिला है और एक हमें शुद्ध बौना पादप मिला है, और दो हमें अशुद्ध लंबे पादप मिले। अब हम इनको, ये जो लक्षण प्राप्त हुए हैं, इन्हें हम दो टाइप से विभाजित करेंगे, एक जीनोटाइप लक्षण, एक फिनोटाइप लक्षण। अब देखिए जीनोटाइप लक्षण और फिनोटाइप लक्षण क्या होते हैं ये बात समझिए। एक आ रहा जीनोटाइप, तो जीन यानी हमारे वंश से संबंधित है, जीनोटाइप, ठीक, मतलब हमारे अनुवांशिक पदार्थ है जो डीएनए होता है उससे संबंधित है। तो जो हमारे अनुवांशिक पदार्थ से संबंधित लक्षण होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, सिंपल सी बात, जो जीनोटाइप लक्षण होते हैं वे हमें दिखते नहीं है, वे हमें दिखते नहीं है लेकिन उसके अंदर होते हैं। एक प्रकार से बोल सकते हैं कि अप्रभावी होते हैं, बात समझ रहे हैं ना मेरी। हाँ, और फिनोटाइप लक्षण वे लक्षण होते हैं, फिनोटाइप लक्षण या फिनोटाइप लक्षण वे लक्षण होते हैं जो हमें प्रभावी, मतलब जहां पे प्रभावी गुण होता है वो दिखते हैं, तो फिनोटाइप लक्षण हमें दिखते हैं, बात खत्म, बस इतना है। और फिनोटाइप अनुपात जीनोटाइप अनुपात हम यहाँ पे निकालने वाले हैं, और ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम इसके अनुसार जीनोटाइप अनुपात और फिनोटाइप अनुपात निकाल के आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इनको नोट रहने देंगे और यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको जीनोटाइप अनुपात और फिनोटाइप अनुपात।
तो देखिए जीनोटाइप अनुपात और फिनोटाइप अनुपात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इनमें हर एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। एक बार हम आपको और बताते हैं, तब हम इनको वहां पे चिपकाते हैं, चस्पा करते हैं। देखिए जीनोटाइप अनुपात उससे संबंधित होते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते हैं, बात सिंपल है, समझते रहिए। और फिनोटाइप अनुपात वे अनुपात होते हैं या वे लक्षण होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जिनका प्रभाव अधिक होता है या अपने आप को प्रकट कर पाते हैं वे लक्षण। और वे लक्षण जो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं यानी अप्रभावी हो जाते हैं, तो वे कहीं ना कहीं अपनी अगली जब पीढ़ी आएगी तो वे अपने आप को प्रकट कर पाएंगे। जैसा भी आपने देखा था, यहाँ पे फिर समझिए कि ये वाले लक्षण हमें मिले थे, ये लक्षण हमें मिले थे, ये हमारे लक्षण मिले थे F1 पीढ़ी में मिले थे। तो अब इनके बीच जब हमने क्रॉस कराया, इनकी जब हमने संतति निकाली, तो हमें ये देखिए ये वाला लक्षण अपने आप को यहाँ पे प्रकट कर पाया, ये वाला लक्षण अपने आप को यहाँ प्रकट कर पाया। जो अप्रभावी है ये भी अपने आप को प्रकट कर पाता है। अर्थात यही है कि अपने आप को जो अप्रभावी लक्षण है वे कहीं ना कहीं किसी न किसी पीढ़ी में स्वयं को प्रकट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जीनोटाइप अनुपात और फिनोटाइप अनुपात की, तो यहाँ पर वही समझिए जो हमें दिखाई देते हैं वे हमारे फिनोटाइप अनुपात होते हैं, जो हमें नहीं दिखाई देते हैं वो जीनोटाइप अनुपात होते हैं। बस बात खत्म। ठीक, अब देखिए जीनोटाइप अनुपात हम यहां से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने बताया जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, आसानी से दिखाई नहीं देते हैं वे। तो देखिए यहाँ पे ये शुद्ध है, जहां पर भी शुद्ध की बात आ जाए तो आपको वो समझना है कि जहां पर भी शुद्ध की बात आ जाए वे हमें तो सिंपल से दिखाई देंगे ना, ये शुद्ध है, तो यहाँ पे हमें इसको नहीं लेना है। ठीक, एक ये है, इसको हम लिख लेते हैं, ये शुद्ध है। अब देखिए ये हमारा क्या है, अशुद्ध है, तो ये हमारा अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, तो अशुद्ध अशुद्ध कितने मिले, 2 मिले। अब यहाँ पे हमें प्रभावी वाला लक्षण दिखाई देगा ना कि अप्रभावी लक्षण, तो इसको हम लेंगे। यहाँ पे कितने हैं, 2। अब यहाँ पे ये भी शुद्ध है और शुद्ध कितना है, 1। तो इस अनुपात को हम यहाँ पर रखेंगे 1 2 1। ये आएगा आपका अनुपात ऑफ जीनोटाइप, अनुपात ऑफ जीनोटाइप। अगर हम बात करें कि शुद्ध और अशुद्ध के अनुसार हम यहाँ पे अनुपात निकालें, तो एक शुद्ध ये है, एक शुद्ध ये है। अब बौना लंबा नहीं देखेंगे तो शुद्ध कितने हैं, 2, और अशुद्ध कितने हैं, 2 ही तो है अशुद्ध, तो यहाँ पे 2। अगर हम इनका अनुपात निकालेंगे तो 1:1 आएगा। अब ये वाला जो अनुपात होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, जीनोटाइप अनुपात के लिए बहुत बार पूछा जाता है। और फिनोटाइप अनुपात, अब जो हमें दिखाई देता है वे लक्षण, तो देखिए ये हमारा कितना है, ये ध्यान से देखिए ये हमारा शुद्ध लंबा है, ये हमारा अशुद्ध है, ये भी हमारा अशुद्ध है और ये भी शुद्ध है। तो शुद्ध शुद्ध मिला लीजिए और अशुद्ध अशुद्ध। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये हमारा शुद्ध है, मतलब कि बात समझिए, ये भी हमारा लंबा पौधा है, ये भी हमारा लंबा पौधा है, ये भी हमारा लंबा पौधा है, और ये हमारा बौना पौधा है। तो हम देख के यही बताएंगे ना कि वो लंबा पौधा है, वो बौना पौधा है, छोटा पौधा है। तो यहाँ पे हम ये शुद्ध और अशुद्ध की बात नहीं करेंगे, लंबा पौधा लंबाई देखेंगे बस। शुद्ध और अशुद्ध की बात हम कब करेंगे, जब फिनोटाइप अनुपात देखेंगे। और अशुद्ध की मतलब कि जब हम लंबाई की बात करेंगे, बौना है या लंबा है, तो वहां पे हम फिनोटाइप की बात करेंगे। तो देखिए ये लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये बौना है। तो कितने लंबे हैं, 3 लंबे हैं। बौने कितने हैं, 1 बौना है। तो 3:1 आएगा, ये हमारा होगा फिनोटाइप अनुपात। और यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि 3 हमारे लंबे पौधे हैं और 1 हमारा बौना पौधा है। अब ये बताइए आप कि ये किस पीढ़ी की बात हो रही है, ये बात हो रही है F2 पीढ़ी की। तो F2 पीढ़ी में हमें क्या मिला बताइए। यहाँ पे ये अनुपात मिले, जीनोटाइप अनुपात में हमको 1:2:1 मिला, मतलब 1 हमें शुद्ध लक्षण मिला है, शुद्ध पौधा मिला है, 2 हमें अशुद्ध पौधे मिले हैं, और 1 हमें शुद्ध पौधा मिला है, वो भी शुद्ध बौना वाला। अब यहाँ पे फिनोटाइप अनुपात यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, फिनोटाइप अनुपात ये बताना चाह रहा है कि 1 हमें लंबा पौधा मिला है और 1 हमें बौना पौधा मिला है। 1 शुद्ध है, 2 अशुद्ध है, 1 शुद्ध है।
एक शुद्ध है, दो अशुद्ध है, एक शुद्ध है। अब ये वाला शुद्ध लंबे वाले शुद्ध के लिए बता रहा है, ये वाला शुद्ध बौने वाले शुद्ध के लिए बता रहा है। और अगर हम शुद्ध शुद्ध को मिला दें तो 2:2 ये आ जाएगा, मतलब कि 1:1 भी बता सकता है। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं वो बताएंगे, ऐसे सीधे सीधे पूछ लेगा कि F2 पीढ़ी में प्राप्त जो फिनोटाइप अनुपात है निम्नवत दे देगा, आपसे पूछेगा कि कौन सा सही है, तो आपको टिक लगाना होगा। बस आप इसी तरीके से याद रखिएगा, या आप याद कर लीजिएगा, निकाल लीजिए, जो भी आपका मन हो। हम तो कहते हैं आप याद कर लीजिए, निकाल भी सकते हैं। तो ये आपको समझ आ गया, ये 3 लंबाई बता रहा है, 1 बौना बता रहा है, बस खत्म। बात समझ गए। हाँ, अब यहाँ पे आपको समझ आया है यदि तो लाइक कर दीजिए। और यही है हमारा पृथक्करण का नियम, मतलब सब अलग अलग हो जाते हैं। देखिए ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ये लंबे हैं और ये बौने हैं, तो सारे अलग अलग हो गए। पृथक का मतलब होता ही है अलग करना, पृथक का मतलब होता ही है अलग अलग। तो पृथक्करण का नियम हमने समझ लिया है। और अब लास्ट नियम बचता है किसका? मेंडल जी का, जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और याद रखिए कि ये वाला जो नियम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला नियम आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, लेकिन हम इस तरीके से समझाएंगे कि आप एक बार यदि ध्यान से देख लेंगे तो दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी। हम इस तरीके से आपको समझाएंगे, बस आप टेंशन फ्री रहिए, आराम से देखिए, ठीक है। कोशिश यही करिए कि जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वे आप अपने कॉपी में नोट करते चलिए, ताकि आप जब कभी रिवाइज करें क्लास को तो आपको पूरा ना देखना पड़े। आपने एक बार देख लिया है, अब आप अपनी कॉपी को देखेंगे तो आपको सारा दिमाग में आता रहेगा कि भैया ने क्या क्या बताया। हाँ ये बताया था, बस सिंपल सिंपल, मतलब चैप्टर रिवाइज खत्म काम। चैप्टर को आप ऐसे मार देंगे कि उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, बस बात खत्म। अब आइए स्टार्ट करते हैं जो हमारा लास्ट नियम है इस चैप्टर में, या मेंडल जी का जो लास्ट नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, उसको देखते हैं। तो देखिए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आप लोग देखें। तो देखिए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को कि कठिन होता है? कठिन नहीं होता है, बस जो अभी आपने 2 नियम पढ़े उसमें एक संकरण क्रॉस करा रहे थे, और अब जो आप नियम पढ़ने जा रहे हैं इसमें द्विसंकरण क्रॉस कराने जा रहे हैं। देखिए एक संकरण क्रॉस का मतलब है कि एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य क्रॉस कराना, लेकिन वहां पर एक जोड़ी था तो आपको आसान लग रहा था, लेकिन जब बात आती है द्विसंकरण क्रॉस यानी 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य क्रॉस कराएंगे आप, तो 2 जोड़ी विपरीत लक्षण कौन कौन से होंगे बताएंगे, और उनके मध्य क्रॉस कराना थोड़ा कठिन हो जाता है या मुश्किल हो जाता है, तो उसको हम फ्लो चार्ट मतलब एक चार्ट के रूप में यहाँ पे आपको समझाएंगे। ठीक वही चार्ट आपके बुक में भी दिया होगा, तो आप बस ध्यानपूर्वक बातों को समझिए और कुछ मत कीजिए, और जो हम लिखाते जाएं उसको नोट करते रहिए। तो ठीक है, जो पहला विपरीत लक्षण है वो कौन सा है? एक है गोल व झुर्रीदार, गोल व झुर्रीदार, और जो दूसरा है पीला व हरा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमने अभी लक्षण लिखाए हैं 7 जोड़ी, तो उसमें से ही हमने 2 ये निकाले हैं, और ये वाले लक्षण, ये वाला लक्षण, ये आप ध्यान से देख लेंगे यदि आपने नोट किया है तो आपको पता चल रहा होगा कि ये दोनों लक्षण हमारे प्रभावी लक्षण हैं, और प्रभावी को हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, कैपिटल लेटर, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। लेकिन ये वाले जो हमारे लक्षण है इसका विपरीत है, इसका विपरीत है, और ये लक्षण जो विपरीत है ये हमारा है अप्रभावी लक्षण, और अप्रभावी लक्षण को हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, गोल और पीले को एक तरफ ले लेना है क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है, और झुर्रीदार और हरे को एक तरफ लिख लेना है क्योंकि अप्रभावी लक्षण है। तो हम लिखते हैं और फिर आपको समझाते हैं। देखिए इस तरीके से आप लिखेंगे, गोल व पीला, और दूसरा जो हमारा विपरीत लक्षण होगा, जोड़े में बना रहे हैं ना तो जोड़ा बनाइए ना, गोल व पीला, और जो विपरीत लक्षण होगा वो कौन सा होगा? हरा, हरा, या आप बोल सकते हैं हरा नहीं, यहाँ पे गोल है ना तो आप यहाँ पे लिखिए झुर्रीदार व हरा, झुर्रीदार व हरा।
आप लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए गोल को हमने प्रदर्शित किया है कैपिटल आर और कैपिटल आर से, इस पीले को प्रदर्शित किया है स्मॉल वाई और स्मॉल वाई से, झुर्रीदार को हम प्रदर्शित करेंगे स्मॉल आर से, और हरे को प्रदर्शित करेंगे स्मॉल वाई और स्मॉल वाई से। अब हम इनसे युग्मक फाइंड करेंगे। अब इनसे युग्मक हमको मिलेंगे 4। अब कौन कौन से युग्मक होंगे ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप ये युग्मक निकाल लेंगे तो आपको यहाँ पे द्विसंकरण क्रॉस यानी स्वतंत्र अपघटन का नियम आसान लगेगा। आप इनको याद कर लीजिए। तो यहाँ पे जो पहला युग्मक आएगा वह होगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और जो दूसरा होगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई, तीसरा होगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई, और जो चौथा होगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब ये वाले जो युग्मक आए हैं यदि आप इनको याद कर लेते हैं तो आपके लिए आसानी है, और यही युग्मक यहाँ से भी मिलेंगे, आप लिख लीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे सब कैपिटल है और यहाँ पे सब स्मॉल है, तो यहाँ पे ये कैपिटल ये तो समझ आता है, लेकिन ये स्मॉल आर कहाँ से घुस चुका है, क्योंकि यहाँ पे तो है भी नहीं। तो हम इन दोनों के मिक्सचर मिला के लक्षण ले रहे हैं, और इन्हीं दो, यही तो खास बात होती है द्विसंकरण क्रॉस की। द्विसंकरण क्रॉस यानी समझ रहे हैं ना, दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम कैपिटल आर और कैपिटल वाई, अब इस लक्षणों को हम एक चार्ट में, फ्लो चार्ट में हम नोट करेंगे और क्रॉस कराते चले जाएंगे और आंसर भी निकालेंगे। कैसे, आंसर का मतलब है समझेंगे कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए आपको इस तरीके से कुछ एक टेबल बना लेनी है। अब आप यहाँ पे टेबल ये इसी तरीके से बननी चाहिए तो आपको आसानी लगेगी। आप इसी तरीके से एग्जाम में बना के आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो हमने जो पहला लक्षण निकाला था वो कौन सा था, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और एक था कैपिटल आर और एक था स्मॉल आर और कैपिटल वाई, एक था कैपिटल आर और स्मॉल वाई। देखिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, फिर भी कैपिटल आर और स्मॉल वाई, और एक था स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये लक्षण थे, देख लीजिए एक बार दोबारा से, यही लक्षण थे ना। हाँ, अब इन्हीं लक्षणों को हम इस तरह लिखेंगे यहाँ पर। तो ये हम थोड़ा और मोटा कर लेते हैं, यहाँ पे आप लिख दीजिए। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये याद रखिएगा कि स्मॉल आर कैपिटल वाई में क्या अंतर है। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक बार हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि यहाँ पे कैपिटल वाई और कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल वाई क्या है। तो हम एक बार आपको बताते हैं। देखिए कैपिटल आर का मतलब है गोल, और जब अगर डबल कैपिटल हो जाएंगे तो शुद्ध गोल हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और जो स्मॉल वाई है या स्मॉल आर है उसका मतलब है झुर्रीदार, और यदि डबल स्मॉल आर हो जाएंगे तो उसका मतलब होगा शुद्ध झुर्रीदार। ठीक है, और कैपिटल वाई का मतलब है क्या, पीला, और यदि डबल हो जाएंगे तो शुद्ध पीला। ठीक है ना। हाँ, और यदि स्मॉल वाई है तो झुर्रीदार हरा, और हरा कौन सा हो जाएगा अगर डबल है तो शुद्ध हरा हो जाएगा। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए टर्म। अब हम यहाँ पे इनका क्रॉस कराएंगे और लिखते चलेंगे कि कौन हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई को हम इन सभी के साथ यहाँ पे क्रॉस कराएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। देखिए कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर और कैपिटल वाई, अब इनको मिलाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल आई और कैपिटल वाई मिल जाएगा। इनका हमने इसका साथ कराया, इसका और इसी का हम सबके साथ कराएंगे, इसलिए तो यहाँ पे हमको देखिए कैपिटल आर और कैपिटल आर का मतलब क्या है, कैपिटल आर और कैपिटल आर का मतलब है शुद्ध। अब यहाँ पे हम शुद्ध और अशुद्ध नहीं लिखेंगे क्योंकि लिखने के लिए जगह नहीं है। तो कैपिटल आर हमने लिखा था गोल, और कैपिटल वाई लिखा था पीला। तो गोल व पीला, इस तरीके से आप नोट करेंगे। अब कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई इनके साथ क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई मिलेगा। अब यहाँ पे ये प्रभावी लक्षण है, ये अप्रभावी लक्षण है, तो प्रभावी लक्षण अपने आप को प्रकट कर पाएगा। तो यहाँ पे ये प्रभावी लक्षण कौन सा है, गोल का है, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, गोल। अब यहाँ पे कोई ये ना बोल दे कि हमको झुर्रीदार प्राप्त होगा, झुर्रीदार नहीं होगा भाई, क्योंकि ये अप्रभावी है। अप्रभावी स्वयं को प्रकट नहीं कर पाएगा।
प्रभावी कर पाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे गोल लिखा है। और कैपिटल वाई कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा पीला हो जाएगा। तो गोल और पीला ये हमको फिर से मिल गया। अब दूसरा है कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई करा दीजिए, तो हमको प्राप्त होगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब देखिए कैपिटल आर और कैपिटल आर अभी हमने लिखा है गोल, तो लिख दीजिए सीधे सीधे गोल, जानते हैं। और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई क्या है, कैपिटल वाई यहाँ पे पीला है और ये हमारा हरा है, और ये पीला वाला लक्षण प्रभावी लक्षण है, हरा वाला लक्षण अप्रभावी है। तो प्रभावी वाला अपने आप को स्वयं को ज्यादा ऊपर कर पाएगा, यानी प्रकट कर पाएगा, तो ये वाला लक्षण हमें लिखना है। तो गोल और पीला फिर से प्राप्त हो गया। देखिए जैसा जैसा प्राप्त हो रहा है हम उसी तरीके से आपको कंसेप्ट वाइज बता रहे हैं, इसलिए हमने पूरे डिटेल में हमने आपको सारे कंसेप्ट पीछे बता दिए हैं। अब ये यहाँ पे पूरा कंसेप्ट आपको समझ आएगा। कैपिटल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो एक कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये मिलेगा। कैपिटल आर और कैपिटल स्मॉल आर का मतलब अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा था, गोल, क्योंकि ये हमारा प्रभावी लक्षण है गोल, और यह प्रभावी लक्षण है झुर्रीदार, तो झुर्रीदार नीचे दब जाएगा, प्रभावी वाला गोल ऊपर आ जाएगा, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे गोल। अब उसी तरीके से ये पीला है और ये हरा है, तो हरा वाला नीचे हो जाएगा, पीला वाला ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे पीला फिर से आ जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे इस लाइन में गोल पीला सब मिल रहा है, मतलब गोल पीला ही मिल रहा है। अब दूसरे लाइन पे आते हैं, दूसरे लाइन में है स्मॉल आर और इस कैपिटल वाई। अब इनके साथ पूरे मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई ही करा रहे हैं एक प्रकार से। तो देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो अब आप ये ना ऐसे मत लिखिएगा, ये लिखने का थोड़ा सही ढंग नहीं होगा। अब यदि आप इस तरीके से लिख दें, इस तरीके से, तो आप यहाँ पे देखिए ये आप कौन से लक्षण को पहले ला रहे हैं, झुर्रीदार यानी अप्रभावी को, तो अप्रभावी को पहले नहीं लाना है, प्रभावी को ही पहले लाना है। लिखने का तरीका भी मैटर करता है। तो कैपिटल आर पहले आएगा, फिर स्मॉल आर आएगा, फिर यहाँ पे कैपिटल वाई है और ये भी कैपिटल वाई है, इस तरह से ले लिया। अब यहाँ पर भी आपको तुरंत पता चल रहा है यही वाला लक्षण है, तो सीधे सीधे लिख दीजिए गोल व पीला, गोल पीला, ये भी मिल गया। अब एक स्मॉल आर है, एक कैपिटल वाई है, यहाँ पे करा दीजिए स्मॉल आर और स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब तो हमें लिखना ही पड़ेगा ना स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब यहाँ पे कैपिटल का तो खेल ही नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। अब देखिए ये दोनों, ये कौन सा है, ये झुर्रीदार का लक्षण है। अब झुर्रीदार हमको यहाँ पे मिला है, अब देखिए नया हमको मिला है झुर्रीदार, लिख दिया झुर्रीदार। अब ये हमको पीला मिला है, तो झुर्रीदार और पीला। अभी तक हमको गोल पीला मिला, तो अब हमको पहला लक्षण मिला है झुर्रीदार और पीला। अब हम आगे कराएंगे, एक है स्मॉल आर, एक है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। देखिए इसमें थोड़ा समय लग सकता है, आप कराते जाइएगा तो आपको समझ आता रहेगा, ठीक है। अब ये हमें पता चल रहा है कि ये हमको प्राप्त हुआ है, देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर मतलब गोल प्राप्त हुआ है। अब आप एक बार जब निकाल लेंगे तो आपको सिंपल तरीके से पता चल जाएगा कि क्या है, और ये हमारा पीला है। नेक्स्ट कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, वही बात है, स्मॉल आर झुर्रीदार, ठीक है, झुर्री लिखेंगे आप सीधे। अब स्मॉल वाई और कैपिटल वाई में कौन जीतेगा, पीला वाला, कैपिटल वाई वाला, तो पीला हो जाएगा। कैपिटल वाई क्या है, पीला ही तो था बस। अब इस कैपिटल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल आर यहाँ पे इसके साथ, अब देखिए ये वाली लाइन हो गई, हमने लिख भी दिया है। अब तीसरी लाइन में चलेंगे और लिखते चलेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, नहीं दिख रहा क्या, ये ऐसे देखिए स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। अब इनके नाम लिख देते हैं। देखिए ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर यानी गोल मिला है, तो लिख दीजिए गोल। अब ये वाला कौन सा लक्षण, पीला, देखिए ना कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, क्या लिखा था, पीला, लिख दीजिए पीला। अब आप जब कर लेंगे तो सीधा है, ये स्मॉल आर और कैपिटल आर है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, गोल, लिख दीजिए गोल। अब ये भी हमारा पीला हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने लिखा ही है, और ये हमारा क्या है, गोल है,
अब यहाँ पे रुक जाइएगा, क्योंकि स्मॉल वाई और स्मॉल वाई कहीं पर हमको अभी नहीं मिला, ये हमको नया लक्षण मिल रहा है, तो इसको हमें देखना पड़ेगा। स्मॉल वाई हमने किसको माना था, हरे को माना था, और हरा हमारा अप्रभावी लक्षण है। अप्रभावी ये भी है, अप्रभावी ये भी है, तो अब यहाँ पे प्रभावी वाला तो कहला ही नहीं, तो यहाँ पे गोल व हरा मिल जाएगा। ठीक है, ये हमको नया मिला है। ठीक, इसको हम मार्क कर देते हैं, अभी नहीं बाद में। अब देखिए ये कैपिटल आर और स्मॉल आर है, कैपिटल आर और स्मॉल आर गोल है, लिख दीजिए। अब गोल, अब ये भी देखिए यहाँ पे ये क्या है, इस कैपिटल स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, स्मॉल और स्मॉल वाई क्या है, हरा, हरा लिख दीजिए। अब लास्ट लाइन बचे, इसको भी फटाफट कर देते हैं। करिए, देखिए स्मॉल आर कैपिटल, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो यहाँ पे अब बस फटाफट करिए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक, बात समझ रहे हैं। अब लिखिए नाम, ये हमारा हो जाएगा गोल, ये हमारा हो जाएगा पीला, ये हमारा हो जाएगा झुर्रीदार। अब आपको नाम लिखना आना चाहिए, इतना प्रैक्टिस करा दिया तो आना भी चाहिए। ये हमारा हो जाएगा पीला, ये हमारा हो जाएगा गोल, ये हमारा हो जाएगा हरा, ये हमारा हो जाएगा झुर्रीदार, और ये हो जाएगा हरा। ठीक है, ये हो गया हमारा द्विसंकरण क्रॉस। अब हमारा जाके दो संकरण क्रॉस खत्म हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं था, जो हमने कंसेप्ट पढ़े बस वही था। आपको हमने क्या बोला था, ये वाले जो लक्षण आए हैं, ये वाले जो युग्मक आए हैं, बस आप इन चारों को याद कर लीजिए क्रम से। बस आपको इधर जो लिखना है वही उधर लिखना है, और आपको पता ही है क्रॉस कैसे कराते हैं, और आप ये पहचानना पता ही चल गया कि कैसे लिखेंगे। सिंपल है, कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे कौन सा अनुपात निकालेंगे, अब हम निकालेंगे फिनोटाइप अनुपात, यानी हम देख के पता करेंगे कि कौन लंबे हैं, कौन गोल है, कौन क्या है। ठीक, देख के पता करेंगे। ठीक, देख के ही पता चल रहा है। देखिए गोल और पीला, अब हम गोल और पीले वाले जितने लक्षण है उनको गिनते हैं और लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6, झुर्रीदार पीला है ना, 7, गोल 8 9, और यहाँ पे अब नहीं मिलेगा। तो कितने लक्षण मिले गोल व पीला वाला, गोल व पीला, ये हमें मिले 9 लक्षण। अब हम अन्य लक्षण देखेंगे। अब देखिए अन्य लक्षण झुर्रीदार और पीला देख लेते हैं। झुर्रीदार और पीला 1, झुर्रीदार और पीला 2, झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार और पीला 3, झुर्रीदार और पीला नहीं मिला। अब यहाँ पे लिख लीजिए झुर्रीदार, झुर्रीदार, थोड़ा और इसको पास पास लिखना, दूर से लिखना चाहिए। गोल व पीला 9 मिले हैं, और झुर्रीदार पीला ये हमें मिले हैं 3। ठीक, 9 और 3 मिल चुका है। अनुपात आएगा, हम यहाँ पे बता देते हैं 9 3 3 1, ये आएगा अनुपात। और अभी हम आपको बताते हैं कैसे आएगा। ठीक है, झुर्रीदार पीला समझ गए। अब अन्य लक्षण तीसरा क्या है, गोल व हरा। तो गोल व हरा 1, गोल व हरा 2, गोल व हरा, गोल व हरा, गोल व हरा 3। तो ये आ गया गोल व हरा, ये आ गया 3। अब एक लक्षण आपका बचा है कौन सा, ये वाला झुर्रीदार व हरा। तो लिख लीजिए झुर्रीदार, अब झुर्रीदार व हरा 1 आएगा ना, ये वाला। तो देखिए यहाँ पे ये अनुपात आपको दिख रहा है, विजिबल है, नहीं है, दिखाते हैं, हम चेक कर लेते हैं ना एक बार। हाँ, विजिबल है बहुत आराम से। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए, ये 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, यही तो आया है ना, 9 3 3 1, 9 3 3 1। तो ये हमसे पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और आप यदि सोच रहे हैं कि इसका हम जीनोटाइप अनुपात बताएं, तो ये आपसे अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है, तो आप बता भी सकते हैं। ये शुद्ध दिख रहा है, ये शुद्ध, ये वाला नहीं शुद्ध है, पूरा शुद्ध जो दिखे, एक ये शुद्ध है, और आपको कहीं शुद्ध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये शुद्ध दिख रहा है। तो 2 शुद्ध मिले हैं, और जितने भी बाकी हैं उनको लगा दीजिए। तो 2 अनुपात जो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 2 अनुपात 14, यानी 1 अनुपात 7 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, कुछ है नहीं।
तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से हम जीनोटाइप अनुपात प्राप्त करेंगे द्विसंकरण क्रॉस यानी स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम का द्विसंकरण क्रॉस। अब आप देखिए, या तो आप ये अनुपात याद कर लीजिए 9:3:3:1, या आप याद नहीं करेंगे तो आपको इसी तरीके से करना होगा और आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से लिखना भी होगा। और यदि आप इस चैप्टर का वन शॉट पसंद आया है आपको तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, इसके नोट्स चाहते हैं बाय हैंड रिटेन नोट्स, मेरे लिखे हुए नोट्स, तो आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो दे देंगे। तो हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लास में। जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट।